टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। और कुछ नया सीखें। अब देखते हैं बैलेंस इन नेचर। सपोज ऑल पीकॉक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ, what will happen to the snake population? Naturally their number will increase, more snakes will eat more frogs and the population of frog will decrease. This will cause an increase in the grasshopper population. They will eat more plants including crops and there will be a food shortage. Even humans will be affected by this. Fortunately such things seldom happens in nature. Nature maintains the population of each species of animals in sufficient numbers to maintain a balance. That is why we say that to kill and to be killed, to grow and to die and get decomposed is the law of nature. It is due to these activities that the balance in nature is maintained. तो अगर सारे के सारे पिकॉक को अर्थ से हटा दिए जाए तो क्या होगा? उनके जो वो स्नेक को खाते थे, स्नेक की पॉपुलेशन अचानक से बढ़ जाएगी। स्नेक की पॉपुलेशन बढ़ी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉक्स को खाएंगे और इससे क्या होगा? फ्रॉक्स की पॉपुलेशन क्या होगी? घट जाएगी। फ्रॉक्स की पॉपुलेशन घटेगी तो फ्रॉक्स क्या खाते थे? ग्रास हॉपर्स। तो अचानक से ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो ज़्यादा पेड़ पौधों को खाएंगे, इवन हमारी फसलों को भी खा जाएंगे, जिसके वजह से क्या हो जाएगी? खाने की कमी हो जाएगी, जिससे हम ह्यूमंस भी अफेक्ट करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हमारे नेचर में नहीं होती, क्योंकि नेचर हर स्पीसीज की जो पॉपुलेशन होता है उसको मेंटेन करने के लिए अलग अलग जानवरों को बनाया है जो उन्हें खाकर, इसके वजह से एक बैलेंस जो है हमारे नेचर में वो मेंटेन रहता है। इसीलिए कहते हैं दैट टू किल एंड टू बी किल्ड, मतलब किल करना है और खुद किल होना भी है, ग्रो होना है और मरना भी है और फिर डिकम्पोज भी होना है। तो इस तरीके से जीवन के बाद मृत्यु होती है। इस तरीके से एक बैलेंस चलता रहता है हमारे नेचर में। तो जो पैदा होता है वो एक दिन नष्ट भी होता है। तो इस तरीके से एक नेचर अपने आप को बैलेंस करके रखता है। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एज अवर नीड फॉर लैंड फॉर हाउसिंग एंड फार्मिंग एंड दैट फॉर wood for fuel and construction grow, we cut down more and more forest. This is known as deforestation. This has a harmful impact on the environment. Hence there is a constant need to manage forest carefully to conserve them. तो यही होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, हमें घर की ज़रूरत होती है, हमें खेतों की ज़रूरत होती है, हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है, हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड के लिए या लकड़ियों के लिए फॉरेस्ट को काटते चले जाते हैं और यही होता है डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट के प्लांट्स ट्रीज का कट करना। तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इसके ऐसा करने से हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही नुकसान पहुंचेगा। अभी हमने जाना कि फॉरेस्ट की वजह से हमें ये एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारा ऑक्सीजन देता है, पॉल्यूशन कम होता है, सॉइल इरोशन में हेल्प करता है। तो इससे ये सब परेशानियां शुरू हो जाएंगी। इसलिए हमें इन फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखना चाहिए। तो यही होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जिसमें हम बहुत से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और पेड़ों को ना काटें। तो इसके लिए क्या है? प्लांट हार्वेस्टिंग। प्लांट हार्वेस्टिंग। So plant harvesting and in an efficient way to get wood from forest for our requirement is to cut only some of the trees in an area. The uncut trees prevent erosion. Fruits of these trees produce seeds
so that new trees can grow. This way the forest cover is maintained. तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? प्लांट हार्वेस्टिंग। मतलब हमें मालूम है कि हमें लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वो फॉरेस्ट से ले, लेकिन एक सफिशिएंट मात्रा में कट करें हम पेड़ों को, सिर्फ कुछ एरिया से। अनकट ट्री प्रिवेंट इरोशन। हमें पता है कि जो पेड़ वहाँ लगे होते हैं, जो काटे नहीं जाते, उनसे सॉइल इरोशन में नहीं होता है, सॉइल इरोशन। तो और उन पेड़ों से क्या होता है? उनके फ्रूट से सीड्स बनते हैं, उस सीड से नए प्लांट ग्रो होते हैं, ट्रीज ग्रो होते हैं। इस तरीके से फॉरेस्ट कवर मेंटेन होता है। तो इसलिए प्लान करके पेड़ पौधों को कट करना चाहिए। सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से कुछ ही जगहों के, कुछ ही एरियाओं के प्लांट्स को कट करने चाहिए। जितने कट किए उससे ज़्यादा हमें ट्रीज जो हैं, पेड़ पौधे, वो उन्हें लगाना चाहिए। Afforestation. So next one is afforestation. This is the practice of renewing a forest by planting seedlings or small trees. These days in our country, plant afforestation is being done not only by the government but also by the private organization for commercial purposes. Selective cutting of trees in these plantation provides wood for construction and also keeps the forest cover intact. तो एफॉरेस्टेशन मतलब बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाना, छोटे छोटे पौधों को लगाना, छोटे छोटे पेड़ों को लगाना। तो हमारे कंट्री में एफॉरेस्टेशन सिर्फ गवर्नमेंट द्वारा नहीं, अब कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी होता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं, जिससे हमें जब कंस्ट्रक्शन के लकड़ियों की ज़रूरत पड़े तो हम कुछ चुनिंदा जगहों से ही काट सकें और उससे ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकें। तो इसीलिए हर साल इन्वायरमेंट डे पे और जुलाई में वन महोत्सव आता है, हमारी कंट्री सेलिब्रेट करती है, तब हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाते हैं। तो ये भी एफॉरेस्टेशन के अंदर ही आता है। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन में प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, अभी आपने सुना होगा कि अमेज़न के जंगलों में आग लग गई, कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग गई, बहुत सारे जंगल जल के नष्ट हो गए, बहुत सारे जानवर मर गए। इस तरीके से बहुत सारी हम न्यूज़ में सुनते हैं। तो हमें अपने जंगल को बचा के रखना है आग से भी। Huge forest area are destroyed by fire every year. Fire may occur due to the carelessness of people or due to lightning during the storm or by friction between dry stems and dry branches of trees. Forest fires are controlled by spraying fire extinguishing solution from aircraft or by changing the direction of wind by using strong blower. But बड़े बड़े फॉरेस्ट जो होते हैं, अभी मैंने बताया अमेज़न जैसे कि जंगल, तो पूरे तरीके से कई बार आग लगने की वजह से तबाह हो चुके हैं। ये आग कैसे लगती है? कई बार लोगों की लापरवाही की वजह से, कई बार बिजली की वजह से, कई बार सूखी जो जड़ें होती हैं या सूखे जो पेड़ की शाखाएं होती हैं, आपस में उनके रगड़ने से आग लग जाती है। तो इस तरीके से फॉरेस्ट की आग को कंट्रोल कर सकते हैं बाय स्प्रेइंग सॉल्यूशन, ऊपर से हवा से एयरक्राफ्ट के द्वारा जो होता है एक्सटिंग्विशिंग सॉल्यूशन, वो डाल सकते हैं। हवा के रुख को बदल सकते हैं बड़े बड़े ब्लोवर लगा के। इस तरीके से हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। सो प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। Other important cause of forest destruction are insects and pests. Methods of controlling disease in forest include removing infected trees and using insecticide and fungicides. Insects
and pests can be effectively controlled by natural insects predator. They kill insects in large number. तो बहुत सारा हमारे फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन का कॉज ये इंसेक्ट्स और पेस्ट भी होते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो इन्फेक्टेड ट्रीज हैं उन्हें रिमूव करना चाहिए और उनमें इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड जो होते हैं उन्हें स्प्रे करना चाहिए। और मेनली ये नेचुरल इंसेक्ट प्रीडेटर होते हैं, उनसे इंसेक्ट्स और पेस्ट भी कंट्रोल होते हैं क्योंकि वह बहुत सारे लार्ज नंबर में इन इंसेक्ट्स को किल करते हैं। अब नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर ग्रेजिंग। प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर ग्रेजिंग मतलब अत्यधिक जो चरते हैं घास वगैरह वो होता है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग by cattle, sheep, horse, etc. not only destroys grassland but also trees in forest. The young trees are either eaten by up or tumble. The lower leaves are eaten up and roots and trunks are injured. Overgrazing must therefore be prevented to save forest. तो ओवरग्रेजिंग के वजह से जो कैटल, शीप, हॉर्स होते वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, घास चरते चरते जो छोटे छोटे पेड़ पौधे जंगल में होते हैं, छोटे छोटे जो उगे होते हैं, उनको उनके द्वारा वो कुचल दिए जाते हैं, खा लिए जाते हैं। या कई बार क्या होता है, नीचे पेड़ों की नीचे की जो पत्तियां वो खाते हैं, डाल को झुकाते हैं, जिसके वजह से रूट्स और ट्रंक जो होते हैं उनके वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो हमें फॉरेस्ट को बचाने के लिए ओवरग्रेजिंग को भी रोकना होगा। इस तरीके से हमारा फॉरेस्ट बच सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये थे फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।